नमस्कार। चुनाव के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है, क्योंकि आप जानते हैं कि दो राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, उनके परिणाम लगभग बाहर हैं और साथ ही साथ कई राज्यों में उपचुनाव भी हुए हैं। लेकिन बिहार की स्थिति चौंकाने वाली है। बिहार में 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुए और चारों सीट पर एनडीए ने जोरदार तरीके से अपने विरोधी आरजेडी लेड अलायंस को पटकनी दी है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले का ये ट्रेलर है, क्योंकि इस चुनाव के जरिए बहुत सारी चीजें साफ हो रही हैं। वो ये कि जिस तरीके से एनडीए का अलायंस बिहार में मजबूत दिखाई पड़ रहा है, उस हिसाब से आरजेडी की स्थिति क्या बद से बदतर होने जा रही है 2025 के विधानसभा चुनाव में। क्योंकि आपको बता दें कि बेलागंज से करारी हार होना, रामगढ़ से हार होना, तरारी से हार होना, ये तीनों सीट आरजेडी और उसके घटक दलों की थी। ऐसे में सवाल उठता है कि आरजेडी की इस तरह करारी हार बेलागंज में क्यों हुई, जहां सुरेंद्र यादव पिछले 30-35 साल से पूरे तरीके से डोमिनेट कर रहे थे। रामगढ़ में जगतानंद सिंह के दूसरे बेटे और सुधाकर सिंह के छोटे भाई अजीत कुमार सिंह की हालत ऐसी क्यों हो गई, यह भी एक बड़ा गंभीर सवाल है। क्योंकि आपको ध्यान होगा, सुधाकर सिंह ने यह सीट छोड़ा, लोकसभा से विजयी हुए और इसलिए रामगढ़ में उपचुनाव हुआ। तो रामगढ़ में जगतानंद सिंह के परिवार की इस तरह की स्थिति क्यों हुई, यह चौंकाने वाली बात है। और साथ ही साथ तरारी, जहां से सीपीआई-एमएल की सीट थी, सिटिंग उम्मीदवार थे जो कि लोकसभा चुनाव में जीत गए, वहां से राजू यादव की इस तरीके से हार क्यों हुई। और साथ ही साथ एनडीए की जो सीट थी, जीतन राम मांझी की बहू की जो सीट थी, वहां से दीपा मांझी जीत गई। मतलब वहां एंटी इनकम्बेंसी नहीं था, लेकिन इन 3 सीटों पर एंटी इनकम्बेंसी क्यों था, यह बड़ा गंभीर सवाल है। इसलिए मैं आपको बताऊं कि हम की दीपा कुमार 5945 वोटों से जीत दर्ज की है। बेलागंज सीट से भी जेडीयू प्रत्याशी जीती है मनोरमा देवी। जेडीयू की मनोरमा देवी ने 21,391 वोटों से जीत दर्ज की है। 1362 वोटों से जीते हैं बीजेपी के अशोक कुमार सिंह। इमामगंज से जीतन राम मांझी की बहू दीपा जीती हैं इमामगंज से, तो आप समझ लीजिए 5945 वोटों से। तो ये जो बिहार की सीट है, तरारी में बीजेपी के विशाल प्रशांत की जीत हुई है। बाहुबली सुनील पांडे के बेटे हैं, 10,612 वोटों से जीते हैं। तो ये समझ लीजिए जिस तरीके से अशोक कुमार सिंह बीजेपी से जीत रहे हैं, रामगढ़ से विशाल प्रशांत तरारी से, मनोरमा देवी बेलागंज से और दीपा मांझी इमामगंज से, ये निश्चित तौर पर आरजेडी के लिए खराब खबर है। और इसकी वजह क्या है, आरजेडी की इतनी करारी हार क्या हुई, क्या वजह रही, यह भी हम आपको इस बुलेटिन में बताएंगे। और बताएंगे कि दरअसल एनडीए का कुनवा इतना मजबूत कैसे है और उसकी जीत लगातार इस तरीके से क्यों हो रही है। क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर के बहुत कुछ कहा जा रहा था, लेकिन नीतीश कुमार पर जब जब सवाल उठाए जाते हैं, नीतीश कुमार उतनी ही ताकत से वापस लौटते हैं। तो आप समझ लीजिए लोकसभा चुनाव में इस तरह की बात की जा रही थी, नीतीश कुमार ताकतवर बन के उभरे। विधानसभा के चुनाव में कहा जा रहा था कि बेलागंज, वो तो सुरेंद्र यादव की 30-35 साल से जीती हुई सीट है, वहां जेडीयू कैसे जीत सकती है। नीतीश कुमार की उम्मीदवार वहां से 21,000 से ज्यादा वोटों से जीतती हैं। अब समझ लीजिए कि जिस तरीके से एनडीए वहां परफॉर्म कर रहा, बीजेपी 2 जगह जीती, जेडीयू 1 जगह जीती और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा इमामगंज से जीती। मतलब चारों की 4 सीटें जो है एनडीए के पक्ष में चली गई। तो ये निश्चित तौर पर एनडीए के लिए बहुत शानदार खबर है। लेकिन साथ ही साथ हम आपको बताएं कि झारखंड में क्या हो गया। झारखंड में आरजेडी बेहतर कर गई और यह जान लीजिए कि जेएमएम लेड अलायंस शानदार परफॉर्मेंस दे गया। धनवार सीट से बीजेपी के बाबूलाल मरांडी जीते, यहां कहा जा रहा नरेंद्र राय को मना लिया गया, जीत गए। बरहेट से जेएमएम के हेमंत सोरेन जीते और जान लीजिए दुमका से जेएमएम प्रत्याशी वसंत सोरेन आगे हो गए, बहुत देर से पीछे चल रहे थे। यह चौंकाने वाली खबर है। और कल्पना सोरेन फाइनली जीत गई। वो कह रही थी कि अंत में हम जीत ही जाएंगे। बीजेपी के कुशवाहा, शशिभूषण मेहता
जमशेदपुर पूर्व से बीजेपी प्रत्याशी पूर्णिमा साहू आगे हैं, रघुवर दास की बहू हैं। सरयू राय जमशेदपुर पश्चिम से आगे हैं, मतलब बन्ना गुप्ता मंत्री थे, हार रहे हैं। जमशेदपुर पश्चिम से बन्ना गुप्ता पीछे। तो देख लीजिए झारखंड की स्थिति क्या है, बिहार की स्थिति क्या है, और ये जान लीजिए अमर कुमार बावरी चंदन कियारी से हार गए। ये बताता है कि किस तरीके से रांची में बीजेपी के सीपी सिंह जीते, विश्रामपुर से आरजेडी के नरेश सिंह जीते। तो देखिए सीपी सिंह का जीतना अपने आप में बड़ी खबर है। तो बिहार और झारखंड के कौन कौन से प्रमुख उम्मीदवार हैं जो कि जीत चुके हैं या जीत की ओर अग्रसर हैं, कौन से प्रमुख उम्मीदवार हैं जो कि हार गए हैं, उनके बारे में आप देख सकते हैं हमारे टीवी स्क्रीन पर कि स्थिति किस तरह की है। हम सीधे लिए चलेंगे अपने स्पेशलिस्ट के पास, अपने मेहमानों के पास, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनाएंगे कि कल्पना सोरेन क्या कुछ कहती हैं झारखंड को लेकर के। लेकिन पहले हम अपने मेहमानों के पास ही लेकर के चलते हैं और पहले उनसे बात करते हैं। अनुपम जी, अनुपम मिश्रा हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ प्रियदर्शी रंजन हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार हैं। अनुपम जी, बिहार की चारों सीट पर एनडीए की जीत आप किस तरीके से देखते हैं? आपको लग रहा है कि 2025 के फाइनल से पहले जो ये सेमीफाइनल हुआ उसमें आरजेडी की ये करारी हार एक विशेष सिग्नल दे रही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या होने जा रहा है? मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ बिल्कुल आ रही है। अच्छा पंडित जी, मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क इस तरफ का अच्छा, कुछ गड़बड़ लग रहा था। ठीक। अच्छा, हाँ। देखें, दोनों ही जगह बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का इस तरह कोलैप्स होना और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का इस तरह वाइप आउट होना, दोनों ही जगह इन लोग आने वाली विधानसभा के लिए फुल सेमीफाइनल मान के चल रहे थे। यहाँ तो अखिलेश यादव ने अपने आप को 27 का सत्ताधीश डिक्लेयर किया हुआ था। बिहार में भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव, इनको तेजस्वी यादव को एक, जिसे कहना चाहिए, एक बहुत उभरता हुआ खिलाड़ी और माना जा रहा था कि उन्होंने लालू यादव की कमी को पूरा कर दिया है और राष्ट्रीय जनता दल उनके नेतृत्व में चौंकाने वाले परिणाम देने वाली है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि झारखंड में जो आप राष्ट्रीय जनता दल की जीत देख रहे हैं, वो भी एक झामुमो की एक लहर पे आपको एकदम साफ नजर आ रहा है कि साहब सोरेन की एक लहर है जिसपे कांग्रेस को भी लाभ मिला है, जिसपे राष्ट्रीय जनता दल को भी लाभ मिला है। वरना मुझे, मेरी समझ के बाहर है कि बिहार में 4 सीट पे वाइप आउट होने के बाद और 4 में से 1 सीट पे तीसरे स्थान पे आने के बाद राष्ट्रीय जनता दल झारखंड में जाके 4 या 5 सीटें जीत ले, ये बहुत अपील करने वाली बात नहीं है पंकज जी। और जहां तक झारखंड का सवाल है, मुझे लगता है कि कुल मिलाकर हेमंत सोरेन को जेल भेजना भारतीय जनता पार्टी को बहुत महंगा पड़ गया। वो बात कहीं से वो आदिवासी समाज पचा नहीं पाया। और वैसे भी हमारे यहाँ देखा गया, हमारे भारतीय लोकतंत्र में इसीलिए पार्टीज एक दूसरे को जेल भेजने से कतराती हैं। जब चरण सिंह ने इंदिरा गांधी को जेल भेजा था तो उसका भी असर देखने को नजर आया था, और आज जब हेमंत सोरेन को आपने जेल भेजा उसका भी असर आपको देखने को नजर आया। और मैं समझता हूं कि ये उत्तर प्रदेश में अखिलेश और बिहार में तेजस्वी यादव, इन दोनों के लिए एक जबरदस्त झटका है पंकज जी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश और तेजस्वी यादव के लिए बिहार में जबरदस्त झटका है। डॉक्टर संजय, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में एक सीट है कुंदरकी और बिहार में बेलागंज। यहां पर कुंदरकी की बात करें तो कहा जाता है 65% मुसलमान है और बेलागंज में भी मुसलमान यादव के बाद मुसलमान है। और बेलागंज में जिस तरीके से आरजेडी की हार होती है, कुंदरकी में समाजवादी पार्टी की हार होती है। क्या माना जाए कि जो ये लोग मुस्लिम और यादव वोट बैंक को अपना आधार वोट बैंक मानते हैं, इस तरह की हार को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि बेलागंज में 21,000 से ज्यादा वोट से मनोरमा देवी जीत रही हैं, तो क्या मैसेज है ये? क्योंकि अगर हम मोहम्मद अमजद के वोट को जोड़ भी दें
आरजेडी के पक्ष में, तो भी मनोरमा देवी आगे दिखाई पड़ रही हैं। इसका साफ मतलब है कि कहीं ना कहीं आरजेडी के वोट बैंक में जबरदस्त नुकसान हुआ है और इसलिए परिणाम इस तरह का सामने आ रहा है। बिल्कुल, वो जो आरजेडी का जो माई समीकरण है, वो माई समीकरण दोनों जगह तर्क है। मैं दो विधानसभा का ही बात करूंगा, बेलागंज और इमामगंज। तरारी और रामगढ़ पर हम बाद में बात करेंगे। बेलागंज में बिल्कुल माई समीकरण दरकार है, क्योंकि मनोरमा देवी भी जो हैं वो सुरेंद्र यादव की स्वजातीय ही हैं और यादव मतदाताओं ने उनको भी मत दिया। मोहम्मद अमजद की जो क्षमता थी वो 17-18 हजार वोट वो भी ले आए और AIMIM के उम्मीदवार बेलागंज में भी और इमामगंज में भी, बेलागंज में भी करीब करीब उनको 4000 के करीबन मत मिला और इमामगंज में भी उन्होंने 7000 7,500 मत लाए। तो एम समीकरण जो है वो दोनों जगह प्रभावित हुआ है, जो आरजेडी का कोर वोटर थे। और कोर वोटर इसलिए हो जाते थे कि एक ध्रुवीकरण होता था, एक पोलराइजेशन होता था, एनडीए कह लीजिए या बीजेपी के खिलाफ एक ध्रुवीकरण होता था और आरजेडी उसकी फसल काट लेती थी या इंडिया गठबंधन उसकी फसल काट लेती थी। दोनों जगह ये वोट का डिवीजन है। दीपा मांझी के बारे में पहले जरा मैं बता दूं, फिर मैं बेलागंज पर आता हूं। अगर वो वहां पर इमामगंज में 53,435 वोट वो लाई दीपा मांझी, लेकिन जो रोशन मांझी हैं आरजेडी के वो लाए 47,490 वोट। लेकिन वहीं पर 47,000 का आंकड़ा है और जनसुराज वहां ले आता है 37,103 वोट। अगर वो जनसुराज की उपस्थिति नहीं होती तो आप सोच लीजिए कि क्या स्थिति होती। AIMIM वहां ले आता है 7,493 वोट और बाकी पार्टियां, आजाद पार्टी है, जो नोटा में भी लोगों ने करीब करीब 4,500 वोट दबा दिया, वो छोड़ दीजिए। लेकिन ये त्रिकोणीय तो कौन बन गया ना जनसुराज की उपस्थिति की वजह से। 47,000 आरजेडी को आता है, 37,000 जनसुराज को वहां आ जाता है। तो उस स्थिति में वो समीकरण तो टूट गया। और कई लोग थे इमामगंज में, वो तो बता रहे थे कि दीपा मांझी की सीट फंसी हुई है वहां, वो किसी तरह से वो 5,000 कुछ वोट से वो चुनाव जीत गई। लेकिन अगर ये कोड नहीं बनता, AIMIM जो आप अभी आपने कहा ना कि अगर मान लिया जाए कि जनसुराज के वोट को जोड़ भी दिया जाए तब भी वो मनोरमा देवी जीत जाती। इमामगंज में तो ऐसी स्थिति नहीं थी। अगर AIMIM अगर दोनों जगह मुसलमानों के वोट को लेने में कामयाब रही तो वो कहीं ना कहीं एक फैक्टर बना और उस फैक्टर की वजह से भी मैं मानता हूं कि एनडीए की जीत हो रही है और आरजेडी या इंडिया अलायंस जो है वो हार जाती है। बेलागंज की बात है तो बेलागंज में फ्रैक्चर साफ दिख रहा था। मोहम्मद अमजद ठीक है वो लड़ रहे थे, कहा जा रहा था कि नहीं उनकी अपनी क्षमता है, ठीक है वो सारी उनकी क्षमता थी, लेकिन उस क्षमता के बाद भी जब एक माहौल बनता है, एक हवा बनती है तो उसके साथ कुछ वोट जुड़ जाते हैं। वो कुछ ही वोट जुड़ते हैं लेकिन वो वोट जुड़ जाते हैं। तो जो आपके सवाल हैं यहाँ भी वही हुआ जो देखा जाए तो रामगढ़ में भी 6,000 कुछ वोट जनसुराज ले आती है, बाकी पार्टियां भी कुछ कुछ वोट ले आती है। अब इनका जो जीत का फासला है अशोक सिंह का, वो देख लीजिए कितने वोट से वो जीतते हैं। तो वहां भी कुशवाहा जाति से हैं वो जो जनसुराज के उम्मीदवार थे और उन्होंने भी एक अपना वोट ये किया। वहां भी तीसरे नंबर पर, जो हम लोग बराबर बात कर रहे थे, तीसरे नंबर पर वो चले गए। और तरारी की जो जीत है वो बिल्कुल वहां आमने सामने की टक्कर थी, वहां जनसुराज कोई फैक्टर नहीं बना और न रामगढ़ में बहुत फैक्टर बना, लेकिन बेलागंज और इमामगंज दो जगह जनसुराज फैक्टर बना और वो फैक्टर बनने की वजह से ट्रायंगुलर फाइट दिखा हमें। और ट्रायंगुलर फाइट की वजह से दो सीटें, जो बिल्कुल आपने सही कहा कि जो अभेद्य दुर्ग था सुरेंद्र यादव का, लगा कि उनके बेटे भी अब चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि 72,000 वहां यादवों का वोट है, 60,000 मुस्लिम का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ श्याम किशोर जी भी जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत स्वागत है। मैं प्रियदर्शी रंजन जी आपके पास आना चाहूंगा। आप ये बताइए कि बिहार की इस जीत को किस तरीके से देखते हैं? क्या माना जाए कि लालू प्रसाद
का जो आधार वोट बैंक था वो दरक गया है, या दूसरी तरह से इसको इस तरीके से देखा जाए कि जो जन स्वराज पार्टी है वो ज्यादा नुकसान लालू प्रसाद की पार्टी को कर रही है, आरजेडी को कर रही है, एनडीए को कम नुकसान पहुंचा रही है? कैसे देख रहे हैं आप इसको? नहीं, लालू यादव को चुका हुआ मानना 2 सीटों और 4 सीटों के आधार पर बहुत बड़ी भूल होगी। इस तरीके से लालू यादव के समीकरण को ध्वस्त मान लेना यह भी चूक है। और पीछे के दिनों में ऐसी गलती भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड करती रही है कि लालू यादव को चुका हुआ मान लेती है, लेकिन बैक बाउंस हमेशा लालू यादव की पार्टी ने किया है। ये उपचुनाव व्यक्तिगत तौर पर भी लड़ा जा रहा था, प्रत्याशियों के बीच भी प्रतिस्पर्धा थी, और उस रूप में भी देखा जाना चाहिए। मैंने रामगढ़ और बेलागंज दोनों जगह बात किया था, तो उस बातचीत में ये निकला था कि वहां के जो यादव मतदाता थे या मुसलमान मतदाता थे, वे कह रहे थे कि इस चुनाव को हम एक प्रयोग के तौर पर, छोटे मोटे प्रयोग के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि इससे किसी की सरकार गिरनी नहीं है और किसी की सरकार बननी नहीं है। मुख्य चुनाव में ये चीज बदल जाएगा। और दूसरी बात जो आप प्रशांत किशोर को लेकर के कह रहे थे, प्रशांत किशोर की मुट्ठी खुल गई। उनकी मुट्ठी में क्या था पता चल गया। बंद मुट्ठी लाख की, खुल गया तो खाक की। प्रशांत किशोर कुछ नहीं कर पाए, आगे क्या कर पाएंगे वो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इन 4 सीटों पर कुछ नहीं करिश्मा कर पाए। जो इमामगंज में उनको वोट आया है सबसे ज्यादा, वो चिराग पासवान का जीतन राम मांझी परिवार के प्रति नाराजगी की वजह से आया है जितेंद्र पासवान को, न कि वो प्रशांत किशोर का वोट है। और प्रशांत किशोर का वोट इमामगंज में भी नहीं, सॉरी बेला में भी नहीं। बेला में भी जो मोहम्मद अमजद साहब को जो वोट आया है 17,285 वोट, वो वोट भी प्रशांत किशोर का वोट नहीं है, वो व्यक्तिगत वोट है मोहम्मद अमजद का। अगर प्रशांत किशोर फैक्टर होते तो वो तरारी में भी वोट अपने पक्ष में करवा लेते, उनके प्रत्याशी को वोट आता। और रामगढ़ में भी, रामगढ़ इसलिए मैं नोटिस करने की बात कह रहा हूं कि रामगढ़ को नोट किया जाए, चूंकि वो बक्सर से संबंधित है और बक्सर गृह जिला है प्रशांत किशोर का, और बक्सर संसदीय क्षेत्र में रामगढ़ आता है। और उस रामगढ़ में जन स्वराज की पार्टी के प्रत्याशी को कितने वोट आए उसको देखा जाना चाहिए। तो प्रशांत किशोर बहुत बड़े फैक्टर के तौर पर नहीं उभरे हैं, और उनको इस रूप में ही देखा जाना चाहिए कि वे एक प्रयोग कर रहे हैं, और वो प्रयोग विशुद्ध तौर पर कॉर्पोरेट स्टाइल में है, और जनता ने भी उनको उसी रूप में लिया है। वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता को इन 4 सीटों पर जनता ने उनको इस रूप में लिया है, आप ये बात कह रहे हैं, मैं मान भी लेता हूं। लेकिन हमारे साथ श्याम किशोर चौबे जी भी जुड़े हैं। श्याम किशोर चौबे जी, बिहार में आरजेडी की करारी हार होती है, लेकिन झारखंड में आरजेडी जो है हेमंत सोरेन के कंधे पे चढ़ करके जोरदार सफलता हासिल करती है। झारखंड की जीत ऐसी जीत दिखाई पड़ रही है जिसको देख करके लग रहा है कि ये तो बीजेपी के खिलाफ लोगों का जबरदस्त माइंडसेट था, एक तरीके से आंधी थी। अगर महाराष्ट्र में एनडीए की जीत हुई है, बीजेपी की जीत हुई है, और उनके विपक्षी पार्टियों का सुपड़ा साफ हो गया है, तो झारखंड में भी वही दिखाई पड़ रहा है। अकेली बीजेपी 2019 में इससे बेहतर करती हुई दिखाई पड़ी थी, 2019 से भी खराब स्थिति होती दिख रही है। क्या कहेंगे आप? जी, मतलब इसको मैं थोड़ा ब्रॉड सेंस में लेता हूं। जैसा कि आपने पूछा था इसके पहले कि लालू यादव का क्या भविष्य है या क्या मान लिया जाए, तो अगर 4 बाई इलेक्शन में बिहार में आरजेडी पिछड़ा, तो फुल इलेक्शन में झारखंड में, पड़ोसी झारखंड में उसने अचानक उछाल मार दिया, जबरदस्त उछाल आ गया, मतलब जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। और इस बार का जो अभी ये इलेक्शन हुआ और जिसके मतों की गिनती चल रही है, कहीं और कहीं पूरी हो गई है, इसको आप देखें तो महाराष्ट्र में जिस प्रकार एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ, अप्रत्याशित बहुमत के साथ आगे है, ठीक वैसे ही झारखंड में इंडिया ब्लॉक आगे है। बिहार में आरजेडी बिल्कुल साफ लग रहा है, लेकिन बंगाल में देखिए टीएमसी एकदम सारी सीटों पे हावी है। तो इस बार जनता लगता है कि हर जगह की जनता ने फैसला कर लिया है कि जो देना है, जिसको देना है भरपूर दो, इतना दो कि बस फिर वो अघा जाए जिसको बोलते हैं, और अपना करिश्मा दिखावे। तो बंगाल और
बिहार में तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क पड़ना है दरअसल महाराष्ट्र और झारखंड में। झारखंड में जो सुपड़ा साफ हुआ तो आपके साथ कई बार बात करने का मौका मिला और फ्रंट्स पे भी मौका मिला। मेरी समझ से यहाँ पे बीजेपी ने, ऐसा नहीं है कि बीजेपी की का महत्व तो नहीं है, लेकिन बीजेपी ने परायता कुछ ज्यादा फैला दिया, जो बार बार चर्चा होती रही। और खासकर मैं मानूंगा कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने जिस प्रकार यहाँ पे हंगामा खड़ा किया बांग्लादेशी घुसपैठ का, और आपसे भी मैंने पहले भी कहा था कि वो बैकफायर कर रहा है, और वो बैकफायर कर गया। दूसरी बात, झारखंड में क्या हुई कि बीजेपी में लोकल फेस नहीं था। झारखंड जैसा राज्य या कोई भी राज्य चुनाव में, खासकर विधानसभा चुनाव में, लोकल फेस चाहता है। लेकिन यहाँ पे बीजेपी के केंद्रीय नेता, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री, संगठन के बड़े लोग हावी थे, और लोकल लीडरशिप कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो पिछलग्गू बन के घूमता था, और कहीं प्रोजेक्ट नहीं किया गया कि हम किसको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। इसके उलट इंडिया ब्लॉक में एक चेहरा था, और वो चेहरा सबको लीड कर रहा था। इसके कारण हुआ। और एक फाइनल बात यह है कि जो वोट परसेंटेज बढ़ा, महिलाओं का वोट पर अप्रत्याशित ढंग से महिलाओं का वोट परसेंटेज बढ़ा। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मध्य प्रदेश में अगर लाडली बहना बोल चुकी है, तो झारखंड में मैया भी बोलेगी, और झारखंड की मैया बोली, बहुत बढ़िया से बोली। आपने बिल्कुल, आपने जो कहा था वो होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इनफैक्ट उससे ज्यादा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन बतौर पत्रकार आप थोड़ा संभल करके बोल रहे थे। पर एक बात मुझे और जो साफ दिखाई पड़ता है, क्योंकि झारखंड में बीजेपी इतनी कमजोर नहीं है, मुझे लगता है जो सबसे बड़ा फैक्टर झारखंड में बीजेपी की हार का बना है, वो ये बना है कि बीजेपी की तरफ से किसी भी आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया गया। और ऐसा लगने लगा कि झारखंड बीजेपी के नेताओं से गवर्न नहीं होगी, बल्कि हेमंता और शिवराज सिंह चौहान से गवर्न होगी। और इसलिए जो हेमंत सोरेन है, उनके पक्ष में पूरा सेंटिमेंट जगा। मुझे लगता है झारखंड प्राइड उभरने लगा, और इसलिए भारी संख्या में लोग वोट कर रहे हैं। क्योंकि ये स्थिति तो रघुवर दास के भी समय में नहीं थी, जबकि वो आदिवासी नहीं थे। रघुवर दास अपने नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे थे, और 25 सीट अकेले बीजेपी जीत गई थी। तो मैं अनुपम जी आपसे ये पूछना चाहूंगा। एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि बीजेपी के पास जो था कि ठीक है, एक मैं वो शब्द अर्थ समझा जाए कि बाहरी लीडर से यहाँ हावी थे, झारखंड के बाहर के लीडर से यहाँ हावी हो गए। एक दूसरी बात थी जो गौर करनी चाहिए कि बीजेपी के पास जब मालूम था कि यहाँ पे महिला आबादी कम नहीं है, और कई विधानसभा क्षेत्रों में महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा है, तो बीजेपी के पास एक भी ऐसी महिला नेत्री नहीं थी जो कनेक्ट कर सके महिलाओं के साथ। ये केवल पुरुषवादी इनका प्रचार चल रहा था। और इधर कल्पना सोरेन अकेले थी जो कि जिसने 100 सभाएं की 81 सीटों पे, और उनमें खासियत है कि वो संथाली भी जानती हैं, अंग्रेजी भी जानती हैं, हिंदी भी जानती हैं, थोड़ा बहुत नागपुरी ये सब भी बोल लेती हैं। तो उनका महिलाओं से जो कनेक्ट था वो इधर एकदम शून्य था, जीरो था, बिल्कुल जीरो था। इस कारण मतलब जो मैया सम्मान योजना आदि है सो है, लेकिन उनसे ज्यादा कनेक्ट भी हुआ महिलाओं का, और वोट उनको पड़ा। अनुपम जी देखिए, अभी श्याम किशोर चौबे जी झारखंड से हैं और झारखंड की जमीनी हकीकत को बखूबी समझते हैं। मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि झारखंड को लेकर के तमाम जो एग्जिट पोल के नतीजे थे, या कई एक्सपर्ट कह रहे थे कि बीजेपी झारखंड में आ रही है, महाराष्ट्र में नहीं आएगी, महाराष्ट्र में बीजेपी की स्थिति खराब है, बीजेपी लैंडस्लाइड विक्ट्री पाती है महाराष्ट्र में। क्या झारखंड को पढ़ने में बीजेपी पिछड़ गई? आपको लगता है बीजेपी समझ नहीं पाई कि बड़े बड़े नेताओं को आप मैदान में उतार देंगे तो हेमंत सोरेन को सिंपैथी मिलेगी, और हेमंत सोरेन के पक्ष में जिस तरीके से झारखंड की मतदाता खड़ी हुई है, उससे एक बात बहुत साफ लग रहा है कि बीजेपी के लिए रिजेक्शन वाला वोट है। ये बीजेपी को रिजेक्ट किया है लोगों ने।
बीजेपी को रिजेक्शन तो उतना नजर नहीं आ रहा है पंकज भाई, क्योंकि खुद बीजेपी को ऐसा लॉस नजर नहीं आ रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ जो छत्तीसगढ़ में और हरियाणा में कांग्रेस के साथ हुआ था, वो एकदम हूबहू भारतीय जनता पार्टी के साथ झारखंड में होता हुआ नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ और हरियाणा में कांग्रेस मान के चल रही थी वो स्वीप कर रही है, और फिर क्या हुआ आपने देखा। अच्छा, ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग है कि दोनों ही जगह तीनों ही स्टेट्स में हमने देखा कि जहां पे पार्टियों का एकदम कंप्लीट स्वीप माना जा रहा था, वहां पे वो पार्टी मतलब बुरी तरह औंधे मुंह गिर गई। और जहां पे बहुत कंटेस्टेड फाइट बताई जा रही थी, और महाराष्ट्र में कहा जा रहा था कि एक 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 राज्य में 6 राज्य हैं और सबके अलग अलग रिजल्ट्स आएंगे और सबके अलग अलग रुझान आएंगे, तो वहां पे आपको एकदम क्लीन स्वीप होता हुआ मिलता है। उत्तर प्रदेश में भी देख लीजिए, इट इज मोर एज अ स्वीप, मतलब अगर करहल की सीट छोड़ दी जाए तो सिर्फ एक ही सीट निकाल पाए अखिलेश यादव। आप बिहार में देख लीजिए, तो जहां पे एक कंटेस्टेड फाइट मानी गई, मुझको लगता है वहां पे पार्टियों ने ज्यादा मेहनत की, ज्यादा उसको सीरियसली लिया। झारखंड में उनको लग रहा था कि शायद वो एक 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 बहुत पहले मुझसे एक बड़े वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा था कि भ्रष्टाचार इतना बड़ा इशू नहीं है जितना आप लोग इसे बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मतलब जहां पे जिस पार्टी के नेता के यहाँ नोटों का गोदाम निकलता है, पहाड़ निकलते हैं, और उस पार्टी को उस नेता को इतना प्रचंड बहुमत मिलता है कि सही पूछे तो अकेले ही सरकार बनाने की पोजीशन में आते नजर आ रहे हैं। तो मैं मान के चल सकता हूँ कि वहां पे जिस सहानुभूति लहर को इन्होंने बहुत हल्के में लिया था, इन्हें लगा था कि साहब इसके एक सीमित असर होंगे, ये तो कोई नहीं मान रहा था कि बिल्कुल भी नहीं होगी, लेकिन वो सहानुभूति लहर बहुत ज्यादा थी, पहली बात। दूसरी बात, एक झारखंड में मेरा सिर्फ एक दौरा हुआ है पंकज भाई, वहां पे कुछ इस तरह के भी मुझको एक और जब से झारखंड बना है तब से वहां कुछ इस तरह का भी मिजाज है कि साहब भ्रष्टाचार में तमाम लोग लिप्त पाए गए हैं और तमाम लोग दोषी पाए गए हैं, और एक आदिवासी का उठना इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कुछ इस तरह करके एक फीलिंग उन्होंने अपने समाज में और अपने फॉलोअर्स के बीच में, वो बड़ा आपसे झगड़ के लड़ते हैं, वो गिनाने लगते हैं कि अच्छा फलाने ने किया, ठिकाने किया, तब आपको कोई दिक्कत नहीं थी, आज एक आदिवासी आपको पच नहीं रहा है। तो आप मान के चले कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करना है बीजेपी को। अच्छा, ये भी अलग अलग जगह पे, क्योंकि दिल्ली में वो चीज केजरीवाल के साथ नजर नहीं आ रही है, केजरीवाल को वो सिंपैथी मिलती नजर नहीं आ रही है जो आपको झारखंड में हेमंत सोरेन को मिलती हुई नजर आई। और हेमंत सोरेन को सिंपैथी नहीं मिली है, बल्कि देखिए तो पूरा इंडिया गठबंधन वो अपने कंधे पे ढोते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद इतनी बड़ी जीत तो खुद हेमंत को भी उम्मीद नहीं होगी पंकज जी। नहीं, लेकिन एक चीज मैं और देख पा रहा हूं कि जहां जहां महिलाओं को साधने का प्रयास किया गया है, पार्टी जबरदस्त तरीके से जीत रही है। जैसे नहीं, झारखंड में डेफिनेटली महिला वोट एकदम एकदम उनके फेवर में गया है। और सवाल ये भी है ना कि आप महिलाओं को जो भी वादा कर रहे हैं, अगर ठीक है वादा आप ये वादा कर रहे हैं, उनको ऑलरेडी लाभ मिल रहा है। और आप देखें कि झारखंड एक ऐसी जगह है जहां पे अगर मुझे ठीक से याद है तो 4% ज्यादा महिला वोट पड़ा है पुरुषों के मुकाबले। और जहां जहां महिला वोट बहुत ज्यादा निकला है, वहां सीधे सीधे आपको जेएमएम लीड करती हुई नजर, लीड क्या नहीं, स्वीप करती हुई नजर आ रही मैं वही कह रहा हूं कि झारखंड में देखिए मैया योजना कमाल कर गया, महाराष्ट्र में लड़की बहन योजना कमाल कर गया, बिहार में डॉक्टर संजय कहा जाता है कि नीतीश कुमार। पंकज भाई, जी हाँ, मेरा ये कहना है ना कि एक योजना चल रही, सरकार दे रही है, हाँ, दूसरे सामने एक पार्टी कह रही है कि हम देंगे। तो हाँ, देंगे से क्या है, हमको ऑलरेडी मिल रहा है ना, मिल रहा है, हमको ऑलरेडी मिल रहा है। और नहीं, और फिर वही सरकार कह रही है ना कि अगली बार आएंगे तो हम 2500 देंगे, ये कह रहे हैं हम आएंगे तो 2100 देंगे, हम आएंगे तो 2100 देंगे, और ये कह रहे हैं कि हम 2500 देंगे। इसका फायदा साफ हो रहा है। डॉक्टर संजय, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि नीतीश कुमार भी महिला को साधने की वजह से लगातार बिहार की राजनीति के फोकल पॉइंट बने हुए हैं, सत्ता में बने हुए हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता कि महिला पॉलिटिक्स को जो बेहतर तरीके से समझ रहा है वो सत्ता में बना रह रहा है, या उसकी सत्ता में वापसी हो रही है? इस सच्चाई से कौन इनकार कर सकता है। अभी झारखंड की बात हो रही थी ना, 31 विधानसभा झारखंड की ऐसी हैं जहां महिला वोटर अधिक हैं, पुरुष से अधिक है, 31 विधानसभा। अब सोच लीजिए कि 81 विधानसभा का वो प्रदेश है और 31 में महिलाएं अधिक हैं। कल्पना सोरेन एक वैसी नेत्री के तौर पर उभरी जो लोगों से कनेक्ट हुई,
कोई बीजेपी ने कोई वैसा नेत्री को नहीं ये किया जो लगा कि नहीं वो भी इनके ये में कंपटीशन में या इनके ये में प्रतिद्वंदी के तौर पर वो भी एनडीए ने भी उतारा, वैसा कुछ नहीं। और बिहार तो इसकी प्रयोगशाला रही है। साइकिल योजना नीतीश कुमार ने शुरू की, 35% रिजर्वेशन जो पंचायतों में दिया, नगर निकाय में दिया, नौकरियों में जो 33% रिजर्वेशन की बात इन्होंने की, शराबबंदी का निर्णय इन्हीं महिलाओं के आह्वान पर नीतीश कुमार ने किया। और बिहार तो एस्टेब्लिश्ड है इस बात को लेकर के कि जैसे ही महिला वोटर अधिक निकलती है बिहार में, माना जाता है कि वो वोटर नीतीश कुमार के वोटर हैं। और कई बार जो बात की गई उसमें परिवार में भी, इस बार लोकसभा के चुनाव में भी कई बार हम लोग एनालिसिस के दौरान कई लोगों से मेरी बात हुई तो उनके पति शिक्षक थे, वो कहीं और थे। उनकी पत्नी से जब मैंने पूछा वो कहे कि हम तो नीतीश कुमार को वोट करेंगे। मतलब पति पत्नी में भी आइडियोलॉजी के आधार पर डिवीजन है। लगता है कि अगर हमारी ताकत मिली है, इंपावरमेंट मिला है, तो उसमें बिहार की सड़कों पर आपको मिल जाएगी महिला बेटियां राइफल लिए हुए जो सुरक्षा दे रही है, तो वो मानती है कि नीतीश कुमार। महिला शिक्षिकाओं का देख लीजिए, तो बिहार में तो नीतीश कुमार ने एक एक्सपेरिमेंट कर दिया। महिला सशक्तिकरण के लिए जितना इन्होंने काम किया है वो मिसाल है। तो बिहार में नीतीश कुमार को इसका लाभ मिलते रहा, इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना होगा। लेकिन झारखंड में भी वो मैया योजना और दूसरा कल्पना सोरेन जो सीधे सीधे फ्रंट पर आकर के चीजों को ये कर रही थी। देखिए वहां झारखंड को अगर हम लोग देखेंगे, शायद पैनलिस्ट सहमत हो ना हो, मैंने देखा कि जितना बीजेपी बहुत खराब परफॉर्मेंस की जगह पर जो उनके गठबंधन के पार्टनर थे आजसू, अब 10 सीटें उनको दे दी। जयराम महतो ने जो माहौल बनाया वो कितनी सीटें उनके हिस्से में आई देख लीजिएगा। जेडीयू की क्या स्थिति होगी वहां, जिनको जिनको इन्होंने सीटें बांटी। बीजेपी तो थोड़ा सा अपने को बचाएगी। 19 में देख लीजिए बीजेपी की क्या स्थिति रही। इस बार जो परिणाम जब फाइनल आएंगे तो देख लीजिएगा कि बीजेपी। लेकिन हाँ, ये सच्चाई है, स्थानीय नेताओं को इन्होंने तरजीह नहीं दी और हेमंत बिस्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान और बाकी जो बाहरी लोग गए वो अपना रांची में बैठ करके रणनीति बनाते रहे। जमीन पर स्थानीय नेताओं की बात, और एक बात जो आपने कही मैं भी उससे सहमति दर्ज करता हूं, शायद आप आदिवासी को बनाते, नन आदिवासी को बनाते, एक तरफ तो चेहरा तय था कि हेमंत सोरेन है वही रहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ कोई चेहरे की बात अगर नहीं की, कोई आदिवासी नेता पर ही दाव लगाते, कहते कि अगर उधर हेमंत सोरेन है तो इधर भी हमारे यही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे। चुनाव में और रणनीति में इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन इस तरह का चेहरे का न होना भी मैं समझता हूं कि बीजेपी के लिए बैकफायर किया। नहीं, बीजेपी के लिए बैकफायर किया ठीक है, पर आप देख लीजिए बिहार में सटा हुआ राज्य है, वहां माहौल कुछ और दिख रहा है और झारखंड में माहौल कुछ और दिख रहा है। क्या प्रियदर्शी रंजन जी ये मान लेना चाहिए कि झारखंड में ये माहौल दिखने के पीछे अगर सबसे बड़ी वजह है तो ठीक है, एक मैया योजना महिलाओं को साधने की वजह से, जैसा कि डॉक्टर संजय बता रहे थे 31 सीटों पर महिलाओं की आबादी ज्यादा है, पर क्या आपको नहीं लगता कि दूसरी बड़ी वजह यह भी है कि बाबूलाल मरांडी को ही प्रोजेक्ट कर देते आदिवासी नेता के तौर पर कि हमारे मुख्यमंत्री ये होंगे, तो शायद स्थिति कहीं ज्यादा बेहतर होती? हो सकता था कि बाबूलाल मरांडी को प्रोजेक्ट करने के बाद स्थिति कुछ बेहतर हो जाती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से वहां चुनाव लड़ रही थी, उसके पास मुद्दों का भी, जिस तरीके से जेएमएम भावनाओं के लहर पर सवार थी, वैसा कोई एज इनको मिल नहीं रहा था। करिश्माई नेतृत्व था हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का। पूरे चुनाव के कैंपेन के दौरान इन दोनों ने जो समा बांधा, भारतीय जनता पार्टी उसका काट नहीं ढूंढ पाई। और बाबूलाल मरांडी भी शायद उनको प्रोजेक्ट भी कर दिया जाता तो बहुत बेहतर तो नहीं हो सकता था, बेहतर हो सकता था, क्योंकि बाबूलाल मरांडी में वो करिश्माई क्षमता नहीं है। बाबूलाल मरांडी का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी पहले भी कर चुकी है, अन्य आदिवासी नेताओं का भी भारतीय जनता पार्टी पहले प्रयोग कर चुकी है। कोल्हान टाइगर चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी के साथ ही इस चुनाव में थे। सवाल था करिश्मा का कि करिश्मा कौन करेगा, कौन करिश्मा दिखा रहा है। जेएमएम के हेमंत सोरेन ने जो करिश्माई नेतृत्व दिखाया उसका परिणाम है। नहीं, ये पति पत्नी दोनों का करिश्माई नेतृत्व दिखा है। मुझे लगता है श्याम किशोर चौबे जी मुस्कुरा रहे हैं,
मैं यही सवाल आपसे करना चाहूंगा कि कोल्हान टाइगर को लाने की चर्चा खूब हुई, चंपई सोरेन को आपने तोड़ लिया, और उसके बाद भी कोई फायदा झारखंड में होता हुआ दिखा। कोल्हान की स्थिति क्या रही और संथाल की स्थिति क्या रही? देखिए, मैंने तो पहले भी कहा था कि कोल्हान टाइगर, यहाँ बहुत सारे लीडर्स हुए जो टाइगर कहलाते हैं। जो जयराम महतो जीते हैं मामूली वोट से, एक सीट, 73 सीटों पे कैंडिडेट देके एक सीट जीत पाए हैं, वो भी टाइगर हैं। और जिससे जीते बेबी देवी से, उनके जो स्वर्गीय पति हैं जगन्नाथ महतो, वो भी जगन्नाथ टाइगर कहलाते थे। धनबाद में भी एक टाइगर है। यहाँ तो जो थोड़ा सा ऊपर आ गया वो टाइगर हो जाता है। चंपई सोरेन की हैसियत आपको याद होगा, मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि उनकी हैसियत केवल अपनी सीट भर की है, उसको बचा लें यही बहुत है। इसके अलावा उनकी कोई पहचान नहीं है, बाकी जगह नहीं पहचान है। वो तो इंसिडेंटल चीफ मिनिस्टर बन गए और बीजेपी ने उनको तोड़ लिया, चाहे जैसे भी तोड़ा या ये टूट गए, उससे बहुत अंतर नहीं पड़ा। हाँ, वो ये कह सकते हैं कि मेरे आने से अब शायद 2-3 सीटें निकल गई जहां पर 0 था बीजेपी, बाकी तो कुछ वैसा उनका था नहीं। और दूसरी बात की, देखिए, हम लोग बहुत टेक्नोलॉजी के जमाने में जी रहे हैं, लेकिन झारखंड का ये रहा है कि यहाँ से मैसेज अपने आप ट्रांसमिट हो जाता है, और खासकर ट्राइबल्स के बीच। और मुख्य लड़ाई 28 ट्राइबल सीटों की थी। बाकी जो एक बड़ी आबादी है, महतो आबादी, जिसको कुर्मी यहाँ बोलते हैं, कहीं लोग कुर्मी बोलते हैं, कहीं कुनबी बोलते हैं, तो ये उनकी भी 15-16% आबादी है। तो उसमें जयराम महतो और सुदेश महतो ने आपस में लड़ भिड़ के उसको भी खत्म कर दिया। तीसरी बात, इंडिया के पक्ष में 2 तरह का वोट एकदम इंटैक्ट रहा। आप मान के चलिए कि जो ऑलमोस्ट 26% ट्राइबल आबादी है और लगभग 16% मुस्लिम आबादी है, तो 6, 5, 11, 41-42% वोट तो इनका इंटैक्ट रहा। बाकी जो कहिए बह बूह के आ गया, उतने में इनका बल्ले बल्ले हो गया। और ये लोग ट्राइबल वोट में पिछले 10 वर्षों से कोशिश करने के बावजूद बीजेपी एंट्री नहीं मार सकी है। अब सोचिए कि मतलब मशहूर ये है, नीलकंठ सिंह मुंडा खुंटी से खड़े थे, कई बार के जीते हुए मंत्री रहे, वो भी हार के कगार पर थे। पता नहीं हारे की जीते, अभी मैंने देखा नहीं। तो बहुत मुश्किल है। वो उधर देखिए, जिसको ले गए बहुत हल्ला हंगामा करके संताल परगना में, ये मैं उनका नाम क्या हेम्ब्रम है, वो भी नहीं कर सके। वो भी वहां करिश्माई नेता माने जाते थे। तो मुश्किल है। ये जो एक तो तीर धनुष का छाप, दूसरे जो हेमंत सोरेन की योजनाएं, तीसरे जो 5 वर्षों से ये ट्राइबल्स के लिए योजनाएं लेके आते रहे, काम करते रहे। और चौथी बात की शायद कम प्रदेशों में ऐसा होता हो, इन 5 वर्षों में 4 राउंड हेमंत सोरेन हर जिले में कैंप लगा के स्थानीय समस्याओं का निराकरण कराते थे। जिला लेवल के अधिकारी तो रहते ही थे, सचिव स्तर के भी अधिकारी रहते थे, और ऑन द स्पॉट होता था। और जनता को क्या चाहिए? जाति प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, चलिए, ड्राइविंग ये ठीक है। और शायद इसीलिए जनता ने उनको एक बार फिर जीत दे करके नवाजा भी है, पुरस्कृत भी किया। लेकिन अनुपम जी, एक सवाल बार बार उठ रहा था कि कांग्रेस कमजोर कड़ी होगी, 30 सीट क्यों दिया गया? यहां पर साफ दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस के एक नेता के घर पे 350 करोड़ मिलता है, आलमगीर आलम के घर पे 30 करोड़ रुपया मिलता है, और तरह तरह का आरोप उनके खिलाफ लगाया गया। लेकिन कांग्रेस के भी परफॉर्मेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, जबकि कहा जा रहा था कि झारखंड में जेवीएम तो करेगी बेहतर या अपनी सीटें वापस पालेगी, कांग्रेस कमजोर कड़ी साबित होगी। पर कांग्रेस भी हेमंत के कंधे पे चढ़ करके बेहतर परफॉर्मेंस दिखा पाई, जबकि महाराष्ट्र में स्थिति बिल्कुल उलट हो गई। वहां कांग्रेस लेड अलायंस की स्थिति खराब हो गई, जबकि यहां कांग्रेस बैक सीट पे है तो कांग्रेस बेहतर कर गई। देखिए, कांग्रेस की हालत ये समझिए कि देश के सबसे बड़े सूबे में उन्होंने चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया। उत्तर प्रदेश में उन्होंने चुनाव ही नहीं लड़ा।
उन्होंने कहा कि चलिए हम आपको बाहर से सपोर्ट करेंगे। कश्मीर में चुनाव जीतने के बाद सरकार में शामिल नहीं हो पाए। कांग्रेस का सारा प्रॉब्लम समझिए। महाराष्ट्र आप इतना ऐतिहासिक रूप से हारे हैं, झारखंड में आपका कोई नामलेवा नहीं है, सब जान रहे हैं वहां हेमंत सोरेन जीते हैं, उत्तर प्रदेश से आप गायब हैं, बिहार से आप गायब हैं। प्रियंका गांधी जीत गई हैं और हमारे यहाँ प्रयागराज में पोस्टर लगा है कि इंदिरा गांधी की वापसी। ये हमारे प्रयागराज में आज बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं कि इंदिरा गांधी लौट आई, इंदिरा इज बैक, और हम जीत गए। हम जीत गए। इमेजिन कीजिए, पूरे देश में हारने के बाद कह रहे हैं हम जीत गए। मतलब आप इसे सोचें, 2024 में जिसको राहुल गांधी अपनी सबसे बड़ी जीत बताते हैं, वो कांग्रेस पार्टी के इतिहास की तीसरी सबसे बड़ी हार है। सबसे बड़ी हार थी 2014 में, नंबर 2 पे 2019 में, नंबर 3 पे 2024 में। अपने 125 साल के इतिहास की सबसे बड़ी हार लेके वो कहते हैं उसको जीत मानते हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस राउट हो रही है और उनके गृह नगर में बड़े बड़े होर्डिंग लग रहे हैं, प्रियंका इंदिरा गांधी लौट आई, क्योंकि उनकी नाक इंदिरा जी से मिलती है। तो आप समझिए, कांग्रेस अपने आप को सिर्फ और सिर्फ एक फैमिली तक सीमित करती चली जा रही है। मैं इसको बार बार कह रहा हूं, इस पर कुछ बड़े अच्छे, कुछ लोगों ने बड़ा अच्छा रिसर्च वर्क भी किया है कि जितनी मेहनत कांग्रेस ने राहुल गांधी को छवि बनाने में की है, मतलब द पैसा और जितनी मेहनत और जितना प्लानिंग, कि राहुल गांधी को कभी वो राजीव गांधी के गेटअप में लाए जाते हैं, कभी प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी के गेटअप में लाई जाती हैं, उनको अलग अलग लोगों से मुलाकात कराई जाती है, उनके इंटरव्यूज होते हैं, उनकी वार्ताएं होती हैं, उनकी पदयात्राएं होती हैं। तो जितनी मेहनत उन्होंने, मतलब जो मेहनत, सारी मेहनत एक इन भाई बहन पे हो रही है या फिर एक परिवार पे हो रही है, और जो पार्टी पे मेहनत होनी चाहिए थी पंकज जी, वो नहीं हो रही। पार्टी पे मेहनत नहीं हो रही। पर मैं श्याम किशोर चौबे जी एक बात पूछूंगा आपसे। कल्पना सोरेन पीछे चल रही थी, लेकिन वो बहुत कॉन्फिडेंट थी। अंतिम तक देखिए, माहौल बदलेगा। कहा जा रहा था कि शिबू सोरेन के परिवार के एक सदस्य हेमंत सोरेन तो जीत रहे हैं, पर 3 सदस्य हार जाएंगे, जिसमें सीता सोरेन का नाम था। सीता सोरेन हार गई या हार के कगार पर हैं। लेकिन सुनील सोरेन और कल्पना सोरेन दोनों जीत की तरफ हैं, ऑलमोस्ट जीत चुकी हैं। क्या कहेंगे आप, ये क्या मिरेकल हुआ? वहां बड़ा क्लोज फाइट दिखाई पड़ा, लेकिन फाइनली ये जेएमएम के पक्ष में गया। मैंने जेएमएम के पक्ष में इसलिए गया कि एक तो वहां का वो सीट जो है, सो अक्सर जेएमएम ही, गांडे से अक्सर जेएमएम जीतता रहा है। एक शायद 2 बार बीजेपी जीती थी। और दूसरी बात यह है कि वहां का जो कास्ट कॉम्बिनेशन है, मुस्लिम्स हैं, कोयरी हैं, ट्राइबल है, और वो जो कास्ट कॉम्बिनेशन था वो इनके पक्ष में। तीसरी बात कि गांडे से अभी हाल में है, कल्पना सोरेन 5 महीना पहले जीती थी और इसके बावजूद वो गांडे को भूली नहीं थी। और बाकी एक जो होता है, अब ये कैसे होता है मैं नहीं जानता हूं, कि चुनाव में एक लहर, जब लहर चलती है तो अपने आप हर जगह वो सब चली जाती है। अदरवाइज इसको क्या कहेंगे, हेमंत की लहर ही न कहेंगे, और क्या कहेंगे। बिल्कुल किसी ने उम्मीद की थी, सब लोग बहुत साहस करते थे तो बोलते थे कि क्लोज फाइट है, और हमको तो लग रहा है कि कोई फाइट ही नहीं थी। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जीत का मार्जिन भी बहुत बड़ा है। जीत का मार्जिन भी ज्यादातर सीटों पर बहुत बड़ा है। बहुत बढ़िया। 2 दिन पहले आप देखिए, जेएमएम के जो प्रवक्ता हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, जब बीजेपी की ओर से आया कि हम 51 सीटों पे जीत रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप धैर्य रखिए, आप 25 पर सिमटेंगे और हम 59 सीटों पे जीत रहे हैं। तो इस हिसाब से उनका कैलकुलेशन तो मुझको ऑलमोस्ट ठीक लग रहा है। बिल्कुल। मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगा डॉक्टर संजय। ठीक है, झारखंड को तो बड़ा नेता के रूप में, झारखंड में बड़े नेता के रूप में हेमंत सोरेन दिखाई पड़ रहे हैं। बिहार में बीजेपी इसलिए जीत जाती है या एनडीए जीत रही है क्योंकि नीतीश कुमार हैं। पर सवाल ये उठता है कि जो कास्ट कॉम्बिनेशन बिहार का आप देख पा रहे हैं, उसके सामने आपको आरजेडी का कास्ट इक्वेशन, जातीय समीकरण इफेक्टिव दिख रहा है क्या? क्योंकि लोकसभा में इन्होंने कुशवाहा साधने की कोशिश की, कुछ हद तक सफल हुए, पर अब उपचुनाव में तो दिख रहा है कि बुरे तरीके से असफल हुए हैं, और एनडीए इंडिया ब्लॉक के सामने कहीं ज्यादा मजबूत दिखाई पड़ रही है।
मैं फिर बता रहा हूं कि कास्ट कॉम्बिनेशन आरजेडी का डाइल्यूट हुआ है। जब 19 में भी सुधाकर सिंह भी जब चुनाव जीते थे तो अंबिका यादव से मात्र 182 वोट से वो जीते थे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से वो उम्मीदवार हो गए थे। और इस बार भी सतीश यादव जो बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार है, उससे मात्र 2000 वोट से ये जीत पाए हैं, जो अशोक सिंह है एनडीए के उम्मीदवार। और तीसरे नंबर पर जगदानंद सिंह के बेटे 35,000 पर चले गए हैं। मतलब यादव लोग भी अब जाति देख करके वोट करने लगे हैं, उनको आरजेडी से बहुत लेना देना नहीं है। और ये आपको लोकसभा के चुनाव में भी अररिया और मधुबनी में देखने को मिला था कि वहां पर वो हिंदू हो गए थे। तो अगर ये वोट नहीं दरकता, जहां तक मैं समझता हूं, हो सकता है मेरी समझ उस ऊंचाई तक नहीं हो जहां तक लोग समझते हैं, तो यादव डाइल्यूट हुआ है और मुस्लिम भी फ्रैक्चर्ड हुआ है। मैं इमामगंज का बात मैं बता रहा हूं, जनसुराज के एक नेता थे, उन्होंने कहा कि मैं यादव के गांव में हूं, क्योंकि मैं यादव जाति से हूं और मुझे यादव गांव में भेजा गया है और यहाँ लोग जनसुराज की बात कर रहे हैं। मैं बता दूंगा कि पासवान वोटर वहां कितने हैं और चिराग पासवान के आह्वान पर सारे पासवान वोटर मिलकर के 37,000 वोट दे दिए जितेंद्र पासवान को। मैं बता दूंगा कि जातीय के मुसहर कितने हैं और पासवान कितने हैं। वहां भी फ्रैक्चर्ड हुआ, वहां भी टूटा, यादव भी टूटे, मुस्लिम भी टूटे। और तब जाके तीसरे नंबर पर, अगर पहले नंबर पर वो दीपा मांझी रही, दूसरे नंबर पर 47,000 पर रोशन मांझी रहे और तीसरे नंबर पर 37,000 जनसुराज ले आया। जबकि पासवान वोट वहां क्या है मैं बता दूंगा आपको। तो टूटा है, अगर नहीं दरकता तो फ्रैक्चर्ड कैसे होता? ठीक है, कैंडिडेट जो भी खड़ा होता है, वो जो खड़ा होगा उसका अपना वोट कैसे नहीं होगा? उसके भी 2004, तब तो सब कोई कैंडिडेट खड़ा हो जाए और कहे कि ये तो मेरा वोट है। जब पार्टी से आप उम्मीदवार बन जाते हैं तो आपके वोट को काउंट किया जाएगा पार्टी के वोट के साथ जोड़ करके। तो समीकरण बिगड़ा है। बेलागंज में अभेद्य दुर्ग को तोड़ने के लिए 2 तरह का प्रयोग हुआ। मनोरमा देवी जो यादव जाति की उम्मीदवार थी, उनको खड़ा किया गया कि यादवों में डिवीजन हो। जैसे ही सुरेंद्र यादव के खिलाफ शायद जेडीयू किसी कुशवाहा को लड़ाते रही, किसी को लड़ाते रही, कुछ नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। जो है कुशवाहा औरंगाबाद से एमपी है, उनको भी लड़ा करके बेलागंज में देख ली है। तो मनोरमा देवी जैसे ही खड़ा होती है, यादव वोटों में डिवीजन हो जाता है। तो राजद का वोट जो है वो फ्रैक्चर्ड हुआ है। और अगर 2025 में भी अगर यादव मुस्लिम का कॉम्बिनेशन में पार्टियां उस तरह से दांव आजमाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि एमवाई समीकरण वहां पर डाइल्यूट नहीं हो सकता है। चलिए, एमवाई समीकरण डाइल्यूट होगा, पर एक बड़ा सवाल यही है कि आरजेडी की करारी हार बिहार में और वहीं झारखंड में हेमंत सोरेन के साथ रहने की वजह से आरजेडी ने जोरदार परफॉर्म किया है। आप अनुपम जी एक लाइन, समय की सीमा पार कर चुके हैं जी। एक ही लाइन में कह रहे हैं। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि यादव डाइल्यूट हुआ है, मुस्लिम फ्रैक्चर हुआ है। कुंदरकी का मामला भी ध्यान में रखिएगा। 65% मुसलमान था, लेकिन चूंकि वहां लगातार तुर्क मुसलमान जीत रहा था, तो पठान मुसलमान ने तुर्क मुसलमान के खिलाफ ऐसा विद्रोह किया कि वहां भाजपा 1 लाख वोट से जीत गई। ठीक है, तो चलिए, भाजपा 1 लाख वोट से जीत गई। तो जनता के इस फैसले में इतना ही। हमने आपको बताया कि बिहार और झारखंड की क्या स्थिति है। ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार हम आपको बताते रहेंगे। तो इस प्रोग्राम में इतना ही। TV9 के साथ जुड़े रहिए और पल पल के अपडेट से अपडेटेड रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।